हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे चिट्ठियों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एमएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। तो कवि हमें यह कह रहे हैं कि जो पत्र होते हैं वो पत्र बहुत ही पत्र का ही काम करते हैं। और जो आजकल आधुनिक समय में व्हाट्सएप होते हैं, फेसबुक, ये सब पत्र का काम नहीं कर सकते। पत्र की भी अपनी एक खुशी होती है। तो पत्र के बारे में कवि हमें बता रहे हैं। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जो पत्र हैं ये राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में नई नई घटनाओं के बारे में और कुछ लड़ाई या घटना की जड़ जो होती है वो पत्र ही होती है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों के अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र का भाव सब जगह एक सा है। पत्र जो है देखो, सब जगह भाव, पत्र कहीं पर भी भेज दो उसका भाव एक जैसा ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागत, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक ही अपनी पत्र लेखन कला है और हर पत्र के पत्रों का अपना दायरा है। देखो, पत्र के अंदर अगर हम व्हाट्सएप और इसके ज़रिए मैसेज करते हैं तो वह एक प्रकार से होते हैं, भले ही एक बच्चा करे या बड़ा, पर पत्र को हम अपने हाथों से लिखते हैं। उसमें अपने भाव और अपने प्रेम प्रकट होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकाने तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। मतलब जो घोड़ों में पत्र भेजा जाता था ना, घोड़ों या किसी में, तो उसके बाद पहिया आए। उसके बाद में क्या आया? पहिया आए। पर रेलवे और तार से भरी बदलाव आया। अब जब रेल और ये सब आई है तो उससे बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया जाता है। जैसे आपको कहा जाता है कि पत्र लिखिए, ये सब पत्र लिखने की कला जो हम पत्र सीखते हैं वो हम पत्र भेज सकें, इसलिए हम स्कूल में भी ये चीज़, विद्यालय में भी सीखते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों, 16 वर्ष से आप सभी कम हैं, तो जो 16 वर्ष से के बच्चे के लिए जो कम आयु होती है, पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। 1972 से पत्र लिखने का सिलसिला शुरू किया, जो कि कौन लिख सकता है? 16 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पे चल रही है। भैया देखो, आजकल सब विकसित तो हो गया है, बड़े बड़े मोबाइल आ गए हैं सब तरफ, पर आज भी कुछ गाँव में या कहीं देहाती जो जगह है वहाँ पर भी चिट्ठियाँ चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है।
जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्र को बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। देखो, जो सैनिक होते हैं उनके पास मोबाइल वगैरह नहीं होता है, तो वो जहाँ पर भी बॉर्डर पे कहीं पर होते हैं तो उन्हें वहाँ पर पत्र ही मिलता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोग के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासनिक, सन्यासी और किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप को अनुसंधान का विषय है। तो भैया इन सब के पास में क्या होते हैं, पत्र होते हैं। पर आज ज़माना क्या है, बदल चुका है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, एमएमएस संदेश को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने संदेश को आप सहेज कर रखते हैं। तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र है। देखो, जो व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं, फेसबुक, उसको तो अपन डिलीट कर सकते हैं, पर जो पत्र होते हैं उसे हम जिंदगी भर उसे संभाल के रख सकते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। भैया, जिन्होंने अंग्रेज ने बहुत लोगों ने जब आज़ादी के समय वह पत्र लिखे, वह आज उन सब पत्रों की लिखी हुई किताब बन चुकी है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। जो महात्मा गांधी थे वो दोनों हाथ से लिख सकते थे। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों से कम नहीं, और तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों के किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितने किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्र के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 और 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, और जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा को लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहारिक की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। देखो, आज़ादी के पहले विकास नहीं हुआ था, आज़ादी के बाद इसका, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका था, हमारे डाकघर बन चुके थे। तमाम सरकारी विभाग की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी में रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिर गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है।
एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियों का मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकियों देवदूत के रूप में ही देखा जाता है। ये कहानी लिखी थी हमारे अरविंद कुमार सिंह ने। तो ये था हमारा बहुत ही सुंदर सा पाठ। तो आपको कैसा लगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।